हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी हां, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, क्या है वो टाइडल कैपेसिटी, क्या है वो टोटल रेजिड्यू वॉल्यूम कैपेसिटी, इसमें आपके एल्वियोली का साइज कितना बड़ा होता है, और जो छोटी से छोटी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है, या फिर आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, BPEd, CPEd, MPEd कुछ भी कर रहे हैं, जहां पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सिलेबस में, तो वो सारी की सारी बातें आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। जी हाँ, लाइव सेशन चल रहा है और आप अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत पर बने हुए हैं। और अगर आप अभी तक लाइव नहीं आए हैं तो एक बार प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जितने भी साथी हैं वो आपके साथ में जुड़ सके। चलिए, मैं भी अभी लाइव कर जो शेयर है वो कर रहा हूं, आप भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जुड़ सकें। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और करते हैं आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसकी डेकोरेशन भी मैं कर दूं। ठीक है, डेकोरेशन हो जरूरी है, अदरवाइज जो अच्छा नहीं लगेगा ये। चलिए, डेकोरेशन हो गई है। अब आते हैं मेन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट क्या होता है। तो सबसे पहला आपकी नोज होती है, नोज के बाद में आपका फेरिनेक्स, और फेरिनेक्स के बाद में आता है लैरिनेक्स, और लैरिनेक्स के बाद में आती है आपकी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंची, और ब्रोंची के बाद में आते हैं आपके लंग्स। ठीक है, और लंग्स के अंदर फिर सबसे जो छोटा पार्ट रहता है वो है आपका एल्वियोली। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। एक डायफ्राम भी इसमें होता है, और डायफ्राम के साथ में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, तो ये आपका दाहिना फेफड़ा और ये आपका बायां फेफड़ा। जो साइज की अगर हम बात करें ना, तो ये वाला जो साइज होता है आपका जो राइट, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि ये राइट है, तो राइट वाला जो आपका फेफड़ा रहता है, राइट जो आपका लंग है, वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और ये वाला थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इसका छोटा होने का रीजन ये है कि हमारी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट भी स्टेबल रहता है, हार्ट भी उसको स्पेस चाहिए, तो हार्ट आपके इस साइड में होने की वजह से, लेफ्ट साइड में होने की वजह से, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये साइज है इसका छोटा हो जाएगा। और ये आपकी देखिए, ये जो बन रहे हैं ना, ये बन रही हैं, ये क्या है, कोन टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, कोन, कोन होता है ना, जैसे आपने देखा होगा आपकी एथलेटिक्स में, या फिर आप किसी भी फील्ड ट्रेनिंग में, एग्जाम्स आप जब अपना कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे जो कोन इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह का इनकी शेप बनती है। ठीक है, और ये वाला साइज में छोटा रहेगा, लेफ्ट और राइट वाला बड़ा रहेगा। अब बिल्कुल डिटेल में चलते हैं कि सबसे पहले हम नोस्ट्रिल से लेते हैं, नोज से लेते हैं। ठीक है, जो हमारी नोज है ना, ये वाली जो नोज है, ये देखिए बीच में एक सेप्टम लगा होता है। ठीक है, ये सेप्टम लगा होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें क्या होता है, देखिए जितनी भी हमारी नोज होगी ना, अंदर जो नोज का अंदर वाला पार्ट है, ये एक सेप्टम है, यहाँ पे इसको बोलते हैं नोज सेप्टम। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है नेजल सेप्टम। ठीक है, तो नेजल सेप्टम रहता है, और इसके आगे यहाँ पे आपकी आपकी नेजल बोन होती है, ये वाली नेजल बोन है। यहाँ पे आपकी नेजल बोन हो जाएगी, और नेजल बोन के साथ में देखिए आपका जो सेप्टम है वो आपकी नोस्ट्रिल, दो नोज, दो नासिका द्वार बना देगा। ठीक है, इसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, जो सामने वाला ये पार्ट है ये आपका नोज है, और इस नोज के अंदर वाला जो आपके सुराख बने होते हैं, जो आपके दो आपके सुराख बने होते हैं, इनको कहते हैं नोस्ट्रिल। ठीक है, और नोस्ट्रिल के अंदर आपके होते हैं सीलिया। देखिए छोटे छोटे महीन महीन बिल्कुल अंदर तक आपके बाल होते हैं, इनको सीलिया कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो आपकी नोज है, नोस्ट्रिल के अंदर जो आपके छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। नेजल हेयर भी इनको कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेजल हेयर भी कहा जाता है, और इसको सीलिया भी कहा जाता है। तो आप इसको बोल सकते हैं। सीलिया की स्पेलिंग भी मैंने लिख रखी है, आप देख लीजिएगा। तो ये जो आपका नोस्ट्रिल होती है, आप देखिए नोस्ट्रिल के ऊपर मैंने यहाँ पे आपका देखिए जो आपकी नेजल कैविटी बन रही है, नोज हो गई, ये नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल को आप वेस्टिबुल भी बोल देते हैं। ठीक है, वेस्टिबुल। और जो ये पूरे का पूरा ये जो पार्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं एलाई। ठीक है, एलाई इसको कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इसको एलाई भी कह देते हैं नोस्ट्रिल को। ठीक है, एलाई। और यहाँ पे देखिए ये वाला एक मैंने याद, यहाँ पे देखिए एक डार्क स्पॉट बनाया हुआ है, एक ये डार्क स्पॉट बनाया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका फ्रंटल साइनस, और ये है आपका स्फेनॉइड साइनस। तो ये जो आपका रहता है ये है आपका फ्रंटल
साइनस, ठीक है, और ये रहता है आपका स्फेनोइड साइनस, ठीक है। तो ये जो आपके आपके दो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेस होते हैं, क्या रहेंगे, स्पेस रहेंगे। और जब भी हम देखिए हमारा जब भी हम एयर को अंदर लेते हैं तो जो आपकी सीलिया हैं, आपका सीलिया क्या करेगा, आपके जो अंदर आपने हवा ली है उसमें अगर कोई 10 पार्टिकल है या फिर कोई छोटा मोटा धूल का कण है, उसको क्या करेगा, बाहर रोक लेगा, ठीक है, ये इस पे चिपक जाएंगे। और साथ में देखिए जो हमारी नेजल कैविटी है ना, नेजल कैविटी के अंदर एक आपकी मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मेम्ब्रेन। तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, नास के अंदर एक हमारी नासिका में एक आपकी मेम्ब्रेन रहेगी। तो वो मेम्ब्रेन करती क्या है, वो मेम्ब्रेन मेनली एक म्यूकस का सेक्रेट करती है, ठीक है, म्यूकस बनाती है, एक पानी सा एक चिपचिपा आपका पदार्थ निकलता है, लिक्विड निकलता है। तो वो लिक्विड करता क्या है, उस लिक्विड की और साथ में जो आपका ये आपकी जो सीलिया होते हैं, इनका काम ये होता है एक तो डस्ट पार्टिकल को रोक लेना, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो भी आपका एयर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज है, अगर ज्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो एयर है, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एयर का टेम्परेचर उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस का सेक्रेशन करती है। और अगर म्यूकस का सेक्रेशन अच्छी तरह से ना हो, आपकी म्यूकस सूख जाती है, तो आपकी नास, आपकी जो नासिका है, आपकी जो नेजल कैविटी है, वहां से आपकी आप ये कह सकते हैं कि जो नेजल कैविटी के अंदर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाने की वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो फट जाती हैं, जिसको हम फिर नक्सीर बोलते हैं, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आपकी एक प्रॉब्लम रहती है गर्मी के दिनों में। अब देखिए सर्दी के दिनों में क्या होता है कि जो आपका हवा है उसमें जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। तो हवा ठंडी होने से अब क्या करेगी, म्यूकस आपकी जो सर्दी के दिनों में नाक में जो पा है, वो आपका जो म्यूकस बनता है वो क्या करता है, जो आपकी एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, और आपका जो अंदर वाला जितने भी ऑर्गन्स है वो आपके सेफ रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अगर नेजल कैविटी के अंदर अगर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है, छोटा बच्चा देखिए आप देखने में हो सकता है मे बी जिसका म्यूकस ज्यादा बनता है, या फिर हम जब भी सर्दी खांसी जुकाम से थोड़ा सा अगर हम उससे सफरिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि म्यूकस ज्यादा बनता है। तो ये बनना चाहिए, अगर म्यूकस ज्यादा नहीं बनेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाला जो फ्रंटल साइनस है और जो आपका स्फेनोइड साइनस की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहता है, ठीक है, ये स्पेस रहेगा आपको स्नीजिंग करने में। आपको जब भी हम सांस लेते हैं, हम कई बार जोर से मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि आप फोर्सफुली जब भी आप ब्रीथ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। या फिर आप जब भी सांस लेंगे तो उस सांस को आप कंट्रोल करने के लिए ये बोल सकते हैं। तो ये आपका साइनस है, ये आपका मेन काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी हम आएंगे आपके फेरिनेक्स पे, ठीक है, ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और चीज होता है कि इसमें ना स्मेल की आपकी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो आपको स्मेल्स में आपको ये कह सकते हैं कि जो आपके स्मेल रिसेप्टर, ठीक है, स्मेल रिसेप्टर हैं आपकी नोज के अंदर ही। तो वो स्मेल रिसेप्टर हमें बहुत, जितनी भी आपकी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी इस पृथ्वी पे वर्ल्ड में जितनी भी आपको इस यूनिवर्स में जितनी भी आपको आती हैं, तो वो आपके जो स्मेल रिसेप्टर होते हैं उनसे ही पता चलता है कि ये आपकी स्मेल आपको अच्छी लगती है या फिर बुरी लगती है। और वो क्या करती है, वो स्मेल रिसेप्टर आपके ब्रेन को स्टिमुलेंट्स भेजते हैं कि ये अच्छी है ये बुरी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका फेरिनेक्स। देखिए फेरिनेक्स को भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका नेजोफेरिनेक्स, और एक है आपका ओरोफेरिनेक्स, और ये है लैरिंगोफेरिनेक्स। देखिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और जो फेरिनेक्स है ना, फेरिनेक्स की जो लेंथ होती है, लेंथ की बात करें, ठीक है, जो लेंथ की बात करें तो लेंथ है आपकी 12 से 14 सेंटीमीटर। ये याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब 12 से 14 ये हो सकता है मे बी इट्स इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए हर किसी की हेरिडिटी, हर किसी की फिजिक है, अलग अलग होती है। तो किसी में ये 12 सेंटीमीटर की, किसी में 11 की, या फिर किसी में 14 की मिल सकती है। तो एवरेज हम यहाँ पर बात करें तो आपकी 12 से 14 सेंटीमीटर की आपकी फेरिनेक्स की टोटल लेंथ होती है। लेकिन नेजोफेरिनेक्स का मतलब ये है कि जो आपके नोज वाले पार्ट से, जो नेजल कैविटी से आपकी अटैच रहती है, उसको नेजोफेरिनेक्स कहा जाता है। ओरोफेरिनेक्स जो आपके माउथ का बिल्कुल सामने वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है ना,
बिल्कुल सामने वाला पार्ट, आपके माउथ का बिल्कुल सामने वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, वो आपका ओरोफेरिनेक्स होता है, और उससे नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका लैरिंगोफेरिनेक्स होता है। लैरिंगोफेरिनेक्स का मतलब ये है कि जो आपकी लैरिनेक्स से आपका अटैच रहता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है जो लैरिंगोफेरिनेक्स है, ये आपकी लैरिनेक्स से अटैच रहता है। नेजो वाला आपकी नेजल से, और ओरोफेरिनेक्स आपके जो माउथ वाला पार्ट है, ये आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका यहाँ पे लैरिनेक्स, ठीक है। लैरिनेक्स की लेंथ की बात करें तो लैरिनेक्स की लेंथ होती है आपकी 4 से 5 सेंटीमीटर, ओनली 4 to 5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ लैरिनेक्स। लैरिनेक्स की आपकी लेंथ रहती है सिर्फ आपकी 4 से 5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने ये बिल्कुल ढूंढ के और बुक्स को, कहते हैं ना कि एक बार रिवाइज करने के बाद में अच्छे से, कि वो चीज़ें मैं आपको बता सकूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें पूछी जा सकती है। तो मैंने थोड़ा सा, देखिए इतना अच्छा प्रयास किया है आप सबके लिए, तो थोड़ा सा आपका भी एक राइट बनता है कि आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें। देखिए शेयर करेंगे तो हमें अपनी डाइट मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो लैरिनेक्स है, लैरिनेक्स की बात कर लेते हैं। लैरिनेक्स है ना, ये आपका 4 से 5 सेंटीमीटर का रहता है। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसमें एपिग्लोटिस वॉल। देखिए जो सामने वाला ये आपका गला है ना, देखिए आप मेरा गला देखेंगे तो इसमें ये एक आपका, इसको वोकल कार्ड, ठीक है, एपिग्लोटिस वॉल, एडम्स एप्पल, इसको डिफरेंट नाम से जान सकते हैं, ठीक है। वॉइस कार्ड भी, इसको वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं, वोकल कार्ड भी बोल देते हैं, इसको आपका एडम्स एप्पल भी बोल देते हैं, और इसको एपिग्लोटिस वॉल भी बोलते हैं। ये मेनली एडम्स एप्पल करता क्या है, ये आपकी जो, जब भी हम देखिए रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये क्या करेगा, जो आपका एपिग्लोटिस वॉल है, ये आपकी, देखिए मैंने इसके पीछे बना रखा है, ये बिल्कुल, ये आपकी फूड पाइप होती है, ठीक है, फूड पाइप। तो ये क्या करेगा, जो आपका एपिग्लोटिस वॉल है, आपकी फूड पाइप को बंद कर देगा जब आप सांस लेते हैं, ठीक है। जब भी आप इनहेल करेंगे, जब भी एयर रेस्पिरेशन करेंगे, तो जो आपकी इनहेलेशन हुई है, तो वो सांस आपके एपिग्लोटिस वॉल, जो आपकी फूड पाइप को बंद कर चुका होता है, तो ये आपकी ट्रैकिया में आ जाएगी। तो ये फूड पाइप को भी कवर करने का काम करता है, ठीक है। और साथ में या ये आपका वॉइस बॉक्स का भी काम करता है। तो यहाँ से हमारे जो गले से आवाज़ निकल के आती है, वो आपके वॉइस बॉक्स से, या फिर एडम्स एप्पल, एपिग्लोटिस वॉल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपकी थोड़ी सी या छोटी छोटी ये एक और यहाँ पे मैंने ब्लैक पार्ट बना रखा है। तो ये वाला जो ब्लैक पार्ट है ना, ये वाला, चलिए मैं राउंड कर देता हूँ इसको, बिल्कुल। तो ये वाला जो मैंने अभी राउंड किया है, ये आपकी होती है थायराइड्स ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड होते हैं, और ये थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। थायरोक्सिन हार्मोन और साथ में जो एड्रेनल हार्मोन है ना, वो आपकी, ये कह सकते हैं कि जो हार्ट बीट है, ठीक है। मैं कल आपको बताना चाहता था, वो थोड़ा सा मैं उस सेशन में भूल गया था, जब हम हार्ट के सेशन में थे। तो यहाँ पे जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, और साथ में आपका एड्रेनल हार्मोन होता है, वो आपकी आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है मेनली। तो आपकी थायरोक्सिन हार्मोन आपकी जो बनाएंगी, थायराइड ग्लैंड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी आपकी ट्रैकिया पे। ट्रैकिया की देखिए यहाँ पे लंबाई मैंने बता रखी है, ट्रैकिया ये है, ठीक है, जिसमें आपके सी टाइप के, ये देखिए मैंने इसमें रिंग्स बना रखी हैं। तो ये जो रिंग्स होती है ना, ये यहाँ पे 10 से 13 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ रहती है, 10 से आपकी 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी, ठीक है। ट्रैकिया की जो लेंथ रहती है वो 10 से 13 सेंटीमीटर रहती है। और इसमें आपको एक और चीज बता दूं, इसमें जो छल्ले होते हैं, जो सी टाइप के आपके कार्टिलेज के छल्ले बने होते हैं, सी टाइप की इसमें रिंग होती है, ठीक है, जो आपके गले में आपकी ट्रैकिया में होती है। और ये ट्रैकिया में सी टाइप के कार्टिलेज एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है, ऐसे ये। और इनकी जो टोटल संख्या रहती है, वो आपकी 16 से 20 रहेगी, ठीक है। भी हो सकती है, 17 भी, 18 भी, 19 भी, 20 भी, इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 16 से लेके आपके 20 इसके अंदर ये आपके ट्रैकिया में सी टाइप के कार्टिलेज के छल्ले रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपका ये वाला, इसमें सी टाइप के कार्टिलेज के छल्ले भगवान ने, इस नेचर ने क्यों बनाए। देखिए अब कई बार क्या होता है कि हमारी चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है, या फिर हम किसी चीज से टकरा जाते हैं, और अगर आपकी आइसो, आपका जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप के अगर ये सी टाइप के कार्टिलेज के छल्ले ना हो ना, तो आपकी पाइप क्या होगी, जो आपकी विंड पाइप है वो पिचक जाएगी,
ठीक है, और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और ये छल्ले होते क्या है कि ये जैसे ही इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि जैसे ही अगर इन पे कोई प्रेशर पड़ता है तो ये अपने आप ही ओपन अपने आप को कर लेती है, और ये जो आपकी ट्रैकिया है वो ओपन हो जाती है और आपको एयर ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब पूरी की पूरी जो भी हमारी देखिए जितना भी आपकी ये ट्रैकिया है, लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, इन सब में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद रहती है। क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी मौजूद रहती है और वो म्यूकस का सेक्रेशन करती रहती है। अगर म्यूकस का सेक्रेशन यहाँ पे ना हो ना, आपका सलाइवा ना बने, तो आपका गला सूख जाएगा और आपकी विंड पाइप है वो फट जाएगी। इसीलिए यहाँ पे नेचर ने इतना इसको एडवांस बना रखा है कि इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी पहले से ही सेटअप कर रखा है। अब बात आती है, हम कर लेते हैं अभी लंग्स की बात, ठीक है। अब लंग्स में ये तो लंग्स अच्छा ब्रोंची के लिए आ जाते हैं पहले। ब्रोंची है ना, ब्रोंची भी आपकी यहाँ पे ब्रोंकाई, ठीक है। देखिए ब्रोंची ब्रोंकाई इसको कुछ भी बोल लीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन आपको स्पेलिंग गलत नहीं करना है, ठीक है। BRONCHI, ठीक है, ब्रोंची, ठीक है। ब्रोंकाई भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो ब्रोंकाई है इसका यहाँ पे जो साइज है ये 4 से 5 सेंटीमीटर रहता है। कितना रहता है? 4 से 5 सेंटीमीटर रहता है। चलिए मैं देख लेता हूं कि आप शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ओनली हेयर 9, चलिए शेयर जरूर कर दीजिए। और आप अपनी एक बार वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप लाइव चैट कर रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए। चलिए लाइव चैट भी आपकी आ रही है, मिल रही है मुझे, और सभी का मैं गुड इवनिंग करता हूं। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज़, एक बार आप जाके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जितने भी साथी हैं उनको पता चल जाए कि यहाँ पर लाइव सेशन चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि जो ब्रोंची है ना, इस ब्रोंची के अंदर देखिए मैंने 4 से 5 सेंटीमीटर का इसका साइज बताया है। तो ये मेन ब्रोंची रहती है आपकी, ठीक है। मेन ये पार्ट हो गया, ठीक है, जिसकी लेंथ है आपकी 4 से 5 सेंटीमीटर। अब ये जो ब्रोंची है ना, इस ब्रोंची के भी अंदर आपको ये देखना है कि देखिए ये वाला जो पार्ट एक इधर गया और एक इधर गया। आपकी जो लंग्स में जाने से पहले ब्रोंची ना 2 सब पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है कि जो आपकी ब्रोंची ये वाली, ठीक है, और फिर इसमें प्राइमरी, प्राइमरी ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका प्राइमरी है, और ये जो अंदर जा रही है ना ये आपकी सेकेंडरी है। और फिर इसके बाद में देखिए जो ये मैंने फाइबर से बना रखे हैं, ठीक है, ये फाइबर से जो मैंने बना रखे हैं, आपको फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने इस पे स्क्रीन पे बना रखे हैं, ये आपके होते हैं टेरिटरी, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो आपकी ब्रोंची है, ठीक है। ब्रोंची मेन आप एक कहेंगे, ठीक है, प्राइमरी, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी जो अंदर जाती है, ठीक है, और उसके बाद में है आपकी टेरिटरी, टेरिटरी का जो आपकी ये वाली, ठीक है, जो बिल्कुल महीन महीन जाएंगी। और फिर होता है आपका ब्रोंचियोल, बिल्कुल फाइबर्स, ठीक है, ये बिल्कुल जैसे मैंने ये बना रखे हैं ना, ये आपके फाइबर, ठीक है। ये आपकी मेन, प्राइमरी, उसके बाद में ये सेकेंडरी हो गया, और सेकेंडरी के बाद में ये जो जा रही है ना, ये मोटी मोटी जा रही है, ये आपकी टेरिटरी। और फिर इसके बाद में आता है आपका ब्रोंचियोल। क्या आता है? ब्रोंचियोल। आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रोंची को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने? 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टेरिटरी, ठीक है। लास्ट वाला आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। लेकिन आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया है तो आप इसको बता सकते हैं कि वी कैन डिवाइड आवर ब्रोंची इन पार्ट्स, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, ठीक है। उसके आता है आपका ब्रोंचियोल। और ब्रोंचियोल के बाद में बिल्कुल ब्रोंचियोल के जैसे आपने अंगूर देखे होंगे, अंगूर का गुच्छा देखा होगा, अंगूर के गुच्छे में मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये वाला है, ये आपका ब्रांचियोल्स है, ठीक है। क्या है ये? ब्रांचियोल, ठीक है। ब्रोंकाइल्स आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कहते हैं इस पे डिपेंड करेगा। अब ये जो ब्रोंचियोल है ना, ब्रोंचियोल की देखिए यहाँ पे जो गुच्छे में लगे हुए हैं ना, ये जो मैंने दिखा रखे हैं, ये आपके क्या रहते हैं? ये रहेंगे आपके एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली रहेंगे भाई, ठीक है। ये आपके एल्वियोली होते हैं। एल्वियोली का मैं आपको समझाने के लिए आप अंगूर का गुच्छा देख लीजिए, ठीक है, जो आपके अंगूर का गुच्छा रहता है, या फिर आपने मधुमक्खी का छत्ता जरूर देखा होगा, ठीक है, जिसमें मधुमक्खी अपना क्या करते हैं, उन होल्स के अंदर आपका शहद इकट्ठा करती है, ठीक है। तो वैसे ही ठीक आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका एल्वियोली का स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए इसके नीचे ना जो डायफ्राम है, डायफ्राम पोजिशन देखिए, जैसे मैंने हाथ की पोजिशन बना रखी है ना, ये वाली पोजिशन रहती है, ठीक है, ये नॉर्मल रेस्टिंग पोजिशन में है, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये वाला जो आपका डायफ्राम है, ये नीचे की तरफ पुश करेगा, ऐसे हो जाएगा।
इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ पुश करेगा, तो जो आपका नीचे वाला जो स्टमक के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन है, जो आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो क्या करती है, थोड़ा पेट को बाहर की तरफ पुश करती है। ये डायफ्राम ऐसे है, जब भी हम सांस लेना तो ये ऐसे हो जाएगा, ये नीचे करेगा। और जो इंटरकोस्टल मसल्स है, देखिए जो हमारी रिब्स के ऊपर आपकी अटैच रहती है, रिब्स हमारी 24 है, उन रिब्स पे क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल्स अटैच रहती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं ना, तो ये बाहर की तरफ खींचती है, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे हो जाएंगी, ये बाहर की तरफ आएगी, डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो आपकी जो हवा है वो अंदर आएगी। क्यों अंदर आएगी, अब मेन रीजन उसका ये हो गया कि आपका जो यहाँ पे लंग्स है, इस लंग्स में आपका प्रेशर है वो कम हो गया है। और एयर का प्रिंसिपल ये कहता है कि एयर हमेशा आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ठीक है, हाई प्रेशर से आपके लो प्रेशर पे आएगी। आपको ये याद रखना, वो आपका जो सारे का सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो एयर का प्रिंसिपल है, ठीक है। हमेशा हाई एरिया से, हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर पे आपकी हवा है वो चलती है। तो अब यहाँ पे डायफ्राम के बाद में देख लेते हैं। देखिए डायफ्राम मैंने बता दिया है, इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वियोली, या फिर इसको एयर सैक्स बोल देते हैं, ठीक है, एयर सैक्स। आप यहाँ स्पेलिंग भी देख लीजिए, एल्वियोली और एयर सैक इसको कह देते हैं, ठीक है। अब हिंदी में आई डोंट नो अबाउट व्हाट द पर्टिकुलर नेम ऑफ दिस एल्वियोली, ठीक है। तो यहाँ पे एल्वियोली है और इसको एयर सैक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो आपका जितने का जितना फेफड़ा है, ये जितने फेफड़े हैं, ठीक है, आपका राइट है और लेफ्ट है, ये फेफड़े एक कैविटी में कैद रहते हैं। अब जो ये वाली कैविटी हमारी रिब्स मिलके बनाती है ना, ये कहते हैं इसको थोरैकिक कैविटी। क्या कहते हैं इसको, थोरैकिक कैविटी। अब इस थोरैकिक कैविटी के अंदर आपका जितना भी फेफड़ा है, ठीक है, दोनों साइड के लेफ्ट और राइट, ये एक प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर एक प्लूरा आपका इन्वायरमेंट बनाती है, ठीक है, प्लूरा कैविटी। ये देखिए मैंने बाहर से एक लाइन दी हुई है, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो लाइन दे रखी है ना, ये वाली, तो ये क्या है, ये आपकी कैविटी बनाएगी। आपका थोरैकिक कैविटी के अंदर प्लूरा कैविटी है, और वो प्लूरा कैविटी आपकी क्या करती है, इस आपके लंग्स को वो सेफ रखती है, वो आपका आपके रिब्स के साथ में और आपकी इंटरकोस्टल मसल्स के साथ में कभी भी फ्रिक्शन नहीं होने देती। अब सपोज कीजिए कि ये प्लूरा आपकी कैविटी ना हो, तो होगा क्या, आपके लंग्स आपके रिब्स के साथ में फ्रिक्शन करेंगे और आपके जो लंग्स है वो डैमेज हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजर्ड करते हैं, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो फिर आप अपने लंग्स का क्यों दिल दुखाते हो भाई। सो प्लीज लिव इट स्मोकिंग। अब बात करते हैं कि जो आपका प्लूरा फ्लूइड है, इस प्लूरा फ्लूइड के अंदर आपका प्लूरा फ्लूइड भी रहेगा, प्लूरा कैविटी के अंदर आपका प्लूरा फ्लूइड रहेगा, ठीक है। ये एक तरह का लिक्विड रहता है, ठीक है, आपकी प्लूरा कैविटी में एक प्लूरा फ्लूइड रहेगा। तो ये प्लूरा फ्लूइड क्या करता है, ये आपके लंग्स को, जैसे आप समुद्र में जाएंगे, आप पानी में जाते हैं, रिवर में जाते हैं, जैसे आपका जहाज तैरता रहता है, तो ठीक वैसे ही आपके जो प्लूरा फ्लूइड के अंदर आपके जो लंग्स है ना, वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, वो तैरते रहेंगे और कोई भी इनको हार्म नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी प्लूरा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है साइड में, ये लेफ्ट है और सॉरी ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है। अब बात कर लेते हैं कि जो लंग्स के अंदर वाला आ जाते हैं, अभी लंग्स के अंदर आएंगे। अब लंग्स के अंदर देखिए आपके ना 3 लोब बने होते हैं, जो आपका राइट साइड का है, देखिए मैंने एक लोब बना रखा है, ये एक जा रहा है, ये आपका 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। इन योर राइट साइड लंग्स देयर इज 3 लोब्स, 3 लोब हैं, ठीक है। आपको याद रखना जो आपका राइट साइड का लोब है, इसमें 3 लोब्स हैं। आपका सबसे पहला ऊपर वाला सुपीरियर लोब, ठीक है, इसको कहा जाएगा सुपीरियर, SL मैंने लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म, SL का मतलब है सुपीरियर लोब, ठीक है, लिख देता हूं, सुपीरियर लोब, ठीक है। तो ये सुपीरियर लोब है, ठीक है, लोब LOBE, ठीक है। ये है आपका ML लिख रखा है, जहां पे मैंने ये देखिए SL का मतलब है सुपीरियर लोब, ML का मतलब है मीडियल, मीडियल या फिर बीच वाला, ठीक है, मीडियल। ये जो सेकंड वाला है ये आपका मीडियल है, ठीक है, ये आपका सुपीरियर लोब बनता है, और जो ये वाला है ये आपका बनता है। देखिए ऐसे आप पार्ट्स कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने हार्ट्स के 3 पार्ट कर दिया, जो सॉरी आपका जो लंग है, इस लंग के मैंने 3 पार्ट कर दिया, ये अपर, ये मिडल एंड ये दिस इज लोअर। तो ये सुपीरियर लोब, ये मीडियल लोब और ये आपका इंफीरियर लोब, मींस नीचे वाला लोब रहता है। अब ये तो हो गया आपका राइट, और जो आपका लेफ्ट साइड का लोब है ना, लेफ्ट साइड का जो आपका लंग्स है, देखिए ये साइज में छोटा है,
ये साइज में छोटा रहता है। इसके साइज छोटा होने की वजह से इसके अंदर सिर्फ 2 लोब हैं। कितने हैं? 2 लोब हैं। अब 2 में कौन सा हो गया? देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब आप सपोज कीजिए कि 2 पार्ट्स कर दूं तो ये हो गया, एक तो हो गया सुपीरियर और एक हो गया ये नीचे वाला। ठीक है, ये आपका इंफीरियर लोब और ये आपका सुपीरियर लोब। तो ये आपके 2 लोब बनेंगे आपके लेफ्ट साइड में और 3 आपके राइट साइड में। आपको ये याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि आपके राइट साइड का जो लंग है उसमें कितने लॉब्स होते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि देयर इज 3 लॉब्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ब्रोंची की। हो गई है, डायफ्राम हो गया। अब ये वाला हमने कर दिया है कवर। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट होते, सामने बैठे होते, तो मैं आपसे पूछ लेता कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो लाइव एक बार कमेंट अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ लीजिए। उसके बाद में मैं दूसरा आपको करवाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि अभी जो आपका ये वाला पार्ट हो गया है। अब ये जो टाइडल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल आपके लंग्स कैपेसिटी है, रेसिड्यूम वॉल्यूम कैपेसिटी है, आपका रेस्पिरेशन और ये सभी अभी मैं करवाऊंगा। फिर आपके डिजीज पे भी बात करेंगे कि कुछ एक डिजीज है, सिर्फ उनके नाम बताऊंगा और वो किस वजह से होती है ये भी बताऊंगा। ठीक है, फिर जो अंदर वाला जो एक्सचेंजेस होते हैं गैसेज की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन जब हम करेंगे तो आपकी बॉडी में साउंड्स आता है। ठीक है, आपने देखा होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक तो होता है यहाँ पे क्रैकर्स। ठीक है, क्रैकल साउंड आता है। क्रैकल साउंड्स कब आएगा? जब आपकी बॉडी में म्यूकस ज्यादा बन जाता है, या फिर सपोज कीजिए कि आप कफिंग करते हैं, तो कफिंग के टाइम पे ना उसमें आवाज आती है, घर 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 घर, ऐसी आवाज आती है जब सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्रैकल साउंड होती है। एक होती है रोंची। ठीक है, रोंची इसको बोलते हैं, RHONCHY। ठीक है, रोंची जो साउंड आता है ना, जब देखिए आप खर्राटे लेते हैं, खराटे लेते हैं, या फिर आपकी जो विंड पाइप है, उस विंड पाइप में ज्यादा म्यूकस बन गया है, कफिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, आप उस कफिंग को बाहर नहीं निकाल पाते, छोटा बच्चा बाहर नहीं निकाल पाता, तो उसमें जो साउंड्स है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। या फिर कभी कभी आप है ना उसको, आप जो कफिंग है, जो बलगम बना है, आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो उस टाइम पे ये आपका साउंड आता है। एक आता है विज की साउंड आती है, विज। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जिसकी म्यूकस या फिर जिसकी नोज में म्यूकस ज्यादा बनता हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि म्यूकस में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से जो एयर पास होनी है, एयर पैसेज जो होना है, वो एयर पैसेज अच्छी तरह से नहीं हो पाता, तो इसमें विज की आवाज आएगी। ऐसे सांस लेने में देखना, आप कभी भी आप ऑब्जर्व करना अपने आसपास में, कुछ आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे जिसको विज की साउंड बहुत ज्यादा उसकी आती है। तो अब आप इन साउंड्स को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए डॉक्टर आपका एक टेस्ट करता है। डॉक्टर टेस्ट क्या करेगा? उसके कान में ना एक आपका ईयर ईयर आपकी लीड लगी रहती है। ठीक है, ईयरफोन लगे रहते हैं, देखा होगा ना डॉक्टर के पास में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया, वो होता है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के साथ में डॉक्टर क्या करता है? अपने कान से, अपना जो कान है, उन कानों से वो क्या करता है, जो भी आपका लंग्स में से जो आवाज आ रही है ना, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका पता लगा लेता है और उसी साउंड से वो डॉक्टर बता देता है कि आपकी लंग्स में थोड़ा सा कफिंग की ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको बलगम ज्यादा बनता है। ठीक है, और कफिंग की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये साउंड को आप देखिए, साउंड्स भी यहाँ पे मैंने लिख दिए, साउंड्स के नाम भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्रैकल साउंड्स और रोंची और विज। ठीक है, अब बात आती है कि सरफेस एरिया। अब लंग्स की बात आती है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आपसे जो आपका लंग्स है वो कितने एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, एरिया कितना कवर कर सकता है, तो एरिया की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अभी। देखिए, सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं पहले। जो सरफेस एरिया ना, अगर आपके लंग्स को खोल दिया जाए, आपके लंग्स को खोल दिया जाए, तो एक टेनिस कोर्ट देख लीजिए कितना बड़ा होता है। एक टेनिस कोर्ट पे आप पूरा का पूरा एल्वियोली को और अपने लंग्स को बिछा सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपका एक टेनिस कोर्ट कवर हो जाएगा। इतना बड़ा आपका क्या रहता है, इसका सरफेस एरिया रहेगा। ठीक है, आपके लंग्स का सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट के बराबर आप काउंट कर सकते हैं, उसको पूरा का पूरा ढक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस टेनिस कोर्ट की जो आपके लंग्स है ना, अगर इसकी हम लेंथ में बात करें, आप अगर इसको लेंथ में करना चाहें, तो ये 1500 माइल्स, ठीक है, 1500 मील की दूरी आप कवर कर सकते हैं अपने एल्वियोली के साथ में। आप इतना लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। अब एल्वियोली की संख्या, अगर एल्वियोली की क्वांटिटी की बात करें ना, कितने होते हैं दोनों लंग्स में, तो ये आपके करीब करीब 600 मिलियन होते हैं। ठीक है, 600 मिलियन, देख लीजिए कितना होता है। और छोटा सा भगवान ने क्या नेचर बनाई है, इस गॉड नेचर दैट वी हैव जस्ट ओनली इन ए स्मॉल कैविटी। हमारी एक छोटी सी कैविटी है, यही आपका पूरा का पूरा लंग समाया हुआ, और इसमें 600 मिलियन आपके
आपके एल्वियोली रहते हैं। अब देखिए मैंने सी टाइप का यहाँ पे कार्टिलेज का भी लिखा है कि कार्टिलेज के जो छल्ले होते हैं ना वो आपके सी टाइप के होते हैं, ठीक है, सी टाइप के रहेंगे। जैसे कि एक सी हो गई, ठीक है, और इसके ऊपर दूसरी सी, ऐसी सी टाइप के कार्टिलेज के छल्ले हैं, एक दूसरे पे रहते हैं। और जो आपकी ट्रैकिया है इसकी लेंथ रहेगी 10 से 13 सेंटीमीटर, और इसमें जो आपके सी टाइप के कार्टिलेज के जो रिंग्स बने होते हैं ये आपके 16 से 20 रहेंगे। बहुत ज्यादा स्मूथ, आप ये कह सकते हैं कि स्मूथ कार्टिलेज होता है, ठीक है। स्मूथ कार्टिलेज होने की वजह से जो आपको एयर के पैसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आपका रेस्पिरेशन ठीक होता रहता है। अब यहाँ पे बात आती है कि 24 आवर्स में, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में हम 1500 लीटर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। 1500 लीटर, सॉरी 15,000 लीटर, 15,000 लीटर 24 आवर्स में, ठीक है। अब देख लिए 24 आवर्स में हम कितना ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो हमें पेड़ पौधे हैं इनको भी संरक्षण देना है, इनको भी सेव करना है, ताकि इस एनवायरनमेंट में हम जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अच्छा बना के रख सके, ठीक है। अब नॉर्मल ब्रीथिंग की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है आपकी, अडल्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे 16 से आपकी 18 रहती है, ठीक है, इन नॉर्मल रेट, ठीक है। अगर दिन के टाइम पे अगर हम बात करें तो 16 से 18 रहती है, लेकिन जब आप सो जाते हैं तो सोने के टाइम पे ये आपकी 2 या 3 घट जाती है, ठीक है। 2 घटती इसीलिए कि आप जब काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका रेस्पिरेशन फास्ट रहता है। जब आप रेस्टिंग रेट में होते हैं या फिर आप सोए हुए हैं, स्लीपिंग में हैं, तो स्लीपिंग टाइम पे ये आपका 13 से 14 के करीब रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हार्ड वर्क, जब भी आप काम करेंगे ना तो ये जो आपके 16 से 18 है, जब भी आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, आप रनिंग वगैरह करते हैं, तो आपका रेस्पिरेशन 20 से 25% बढ़ जाता है, 20 से 25% आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैं अब एक और चीज आपको बताने वाला था कि एक ग्लूकोज, ठीक है, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब आपका टूट जाएगा, उसका जब ब्रेक डाउन होगा, तो मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है ना, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो आपके 35 to 38 आपके एटीपी निकलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर टूट रहा है, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो उसी ग्लूकोज से सिर्फ आपके 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 आपके एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो आपको ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं स्पेशल इसको ढूंढ के लेके आया हूँ कि एक ग्लूकोज का जब भी आपका मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसमें 35 to 38 एटीपी प्रोड्यूस होती है। और अगर वही कंडीशन आपकी एनारोबिक कंडीशन की बात करें तो वहां पे जो आपके ऑक्सीजन की अगर सप्लाई नहीं है तो आपके 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं आपके एटीपी के। अब बात कर लेते हैं आपकी इस पे, देखिए मेन रहता है कि आपका गैसेस का एक्सचेंज किस तरह होता है। देखिए जो एल्वियोली होते हैं ना, एल्वियोली के अंदर जैसे ही आपने हवा ली, ठीक है, देखिए अब हवा का मैंने बताया था, अगर आपका डायफ्राम, देखिए चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा और मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। और आई थिंक कि आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जब भी आपका डायफ्राम, देखिए ये रेस्टिंग पोजीशन में रहता है, रेस्टिंग पोजीशन है ये डायफ्राम की, लेकिन जैसे ही आपने सांस लेने की कोशिश की तो ये क्या होगा, ये डायफ्राम आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डायफ्राम आपका नीचे की तरफ पुश करेगा। और जो रिब्स होते हैं, इस पर जो रिब्स रहेंगी, ठीक है, चलिए मैं रिब्स भी बना देता हूं। ये जो रिब्स रहेगी इनके बीच में आपकी इंटरकोस्टल मसल्स रहती है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल रहेंगी। ये मसल्स क्या करती हैं, रिब्स को बाहर की तरफ खींचती है। तो ये जैसे ही डायफ्राम नीचे होगा, अब देखिए यहाँ पे जो आपका स्टमक है ना, स्टमक का जो साइज है वो भी बाहर की तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मींस आपका जो स्टमक है, जैसे अभी मैं अगर स्क्रीन पे दिखाऊं, जब मैं सांस लूंगा, देखिए अब ये हो सकता है मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूं, देखिए जैसे मैंने सांस लिया तो मेरा पेट मैं जानबूझ के पेट बाहर निकाल रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए जब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं तो यहाँ पे ये वाला जो साइज है पेट का बढ़ जाएगा। मींस आपकी जो कैविटी है, थोरों की कैविटी है, वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, और आपके जो लंग्स है उसमें एयर का रेस्पिरेशन हो जाएगा। देखिए रेस्पिरेशन एयर का हो जाएगा, जो एयर है वो आपके मार्ग से होती हुई आपके लंग्स में आ जाएगी। जैसे ही आपका डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम जैसे ही आपका ऊपर गया तो आपका जो आपका इसमें ये कह सकते हैं कि जो आपने ब्रीदिंग ली थी वो बाहर की तरफ पुश हो जाएगी। अब बात आते हैं यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे था कि जो ये आपका एल्वियोली के अंदर देखिए आपकी ऑक्सीजन रहती है, और ऑक्सीजन होने के बाद में इसके बाहर से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज,
ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी जो आपका ब्लड लेके आई थी, जो इम्प्योर ब्लड था, वो इम्प्योर ब्लड क्या करता है, इस एयर जो आपका एल्वियोली है, इस एल्वियोली में एंटर करती है। ठीक है, एल्वियोली में एंटर कर जाएगी, और एल्वियोली में जब एंटर करेगी तो CO आ जाएगी, और जो आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आपके ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपने एक्सचेंज किया है ये होता है आपका रेस्पिरेशन। देखिए, ब्रीथ और रेस्पिरेशन में आपको फर्क ये समझना है। ब्रीथ ये होती है कि जो आपने लंग्स में आपने हवा ली, ठीक है, और रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में आपका जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, पूरी बॉडी में जो आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ है, ये जो गैसेस का एक्सचेंज हुआ है इसको रेस्पिरेशन, और जो हम सांस अंदर लेते हैं ये ब्रीथ होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है। टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी को देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें सिंबल भी दिखा रखे हैं। जो टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी है, देखिए आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि टाइडल वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म में आप किस तरह दिखाएंगे। तो टाइडल वॉल्यूम को आप है ना इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, या फिर आप टीवी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आप जो नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं, तो उसमें जो आप इनहेल और एक्सेल करते हैं वो कितना रहता है। तो आप जब एक ब्रीथ इनहेल करते हैं तो आप 500 ml, अप्रोक्सीमेट 500 ml, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपका 500 ml जो आपकी हवा है वो अंदर जाती है। और अगर मैं इसको 7 ml kg ऑफ बॉडी मास, ठीक है, बॉडी मास में, ठीक है, 7 ml पर kg, आप इसके हिसाब से कर सकते हैं कि 7 ml पर kg हो सकता है, या फिर जितना भी आपका बॉडी वेट है उस बॉडी वेट के हिसाब से आपकी टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी होती है। टाइडल वॉल्यूम का मैंने आपको बता दिया कि टाइडल वॉल्यूम इट मींस कि जो आप नॉर्मल कंडीशन में सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। अब बात आती है इसमें वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब यह है कि जब आप फोर्सफुली, व्हेन यू जस्ट फोर्सफुली एक्सेल और इनहेल द एयर, जब आप फोर्सफुली अपनी एयर को अंदर लेते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं, तो ये जो आपकी टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगी, और इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल का मतलब है आप फोर्सफुली, आपके अंदर जितनी फोर्स है, ठीक है, आप उस फोर्स से जितना भी सांस अंदर लेते हैं, तो ये आपका होता है आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को V और C से यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, ठीक है, इन साइंटिफिक टर्म। ठीक है, मेडिकल साइंस में हम इसको V और C से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी को हम शो करते हैं TLC से। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि जब आपने अपनी सांस को अंदर लिया, फोर्सफुली आपने जो सांस को अंदर लिया और आपके अंदर जो पहले से हवा मौजूद है, ठीक है, तो वो जो आप बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, और जो आपका एयर आपके अंदर रहती है, वो टोटल आपका कितना है। ठीक है, तो टोटल जो आपकी लंग्स कैपेसिटी रहती है ये रहती है 5.5 to 6 लीटर। ठीक है, 5.5 to 6 लीटर जब आप फोर्सफुली अपनी सांस को अंदर ले लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी कंडीशन, ठीक है, जो रहती है, जो टोटल लंग कैपेसिटी मींस आपकी दोनों लंग्स में कितना आप हवा को स्टोर कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम कितनी है, तो ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। ये होती है आपकी 5.5 to 6 लीटर। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइजेज पे भी। अब हो सकता है मे बी यू आर नॉट बिग, यू आर नॉट ए ट्रेनर और यू आर नॉट ए इंटरनेशनल प्लेयर, तो यहाँ पे ये आपका कम भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 5.5 to 6 लीटर रहता है। फिर आता है इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जब आप सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ दें। मैंने फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ दिया तो मेरे फेफड़ों में, मेरे लंग्स में कुछ हवा रहती है। ठीक है, वो हवा, वो एयर कितना रहती है, वो आपकी कैपेसिटी कहलाएगी रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब ही यही होता है कि आपने कोई चीज शरीर से बाहर निकाल दी और उसके बाद में भी उसमें से थोड़ी बहुत अमाउंट है वो आपके फेफड़ों में रह जाती है। चलिए, एक पानी की टंकी है, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पानी की टंकी है, पानी की टंकी में से आपने पूरा पानी बाहर निकाल दिया, पूरा पानी बाहर निकाल दिया, उसके बाद में भी थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर बचता है, तो वो उसकी रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी हो जाएगी। ऐसे ही ठीक आपने कोई गुब्बारा है, गुब्बारे से आपने हवा बाहर निकाल दी, लेकिन गुब्बारे से जब हवा आपने बाहर निकाल दी थोड़ी बहुत उसमें फिर भी हवा रहती है, तो वो जो हवा का मात्रा, जो हवा की मात्रा आपके फेफड़ों में रह गई है पूरी सांस को बाहर निकालने के बाद में, वो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी कहलाती है। और ये जो कैपेसिटी होती है ये 1000 to 15 ml आपकी हो सकती है। ठीक है, 1500 ml
1000 से लेके 1500 ml तक हो सकती है, और इसको RV से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। फिर एक होता है एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपिरेटरी में ये हो गया कि एक्सपिरेटरी मींस आप जब सांस को बाहर छोड़ देते हैं, आपने सांस को बाहर छोड़ दिया, फोर्सफुली आपने सांस को बाहर छोड़ दिया। देखिए लंग्स में तो हमारे ठीक है, कुछ हवा का प्रेशर रहता है, लेकिन जो हमारी ट्रेकिया है, ब्रोंची है, इसमें भी तो हवा का एक प्रेशर रहता है। तो वो जो प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको कह देते हैं। तो ये आपकी 150 ml तक रह जाती है, जो हमारी, देखिए हमने जब मैं सांस को बाहर छोड़ देता हूं, अब जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने सांस को बाहर छोड़ा, सांस को बाहर छोड़ने के बाद में जो आपकी हवा, आप ट्रेकिया, आपकी लैरिंक्स, फेरिंक्स, जो ये आपकी एक कैविटी रह जाती है, इस कैविटी में जो प्रेशर रहता है वो आपका रहता है 150 ml, 150 ml तक ये रहती है। फिर एक इसमें आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। जब आपने सांस को अंदर ले लिया, जब आप सांस को अंदर ले लेते हैं, देखिए पूरी की पूरी हवा आपके फेफड़ों में नहीं जाती, पूरी की पूरी हवा आपके फेफड़ों में नहीं जाती। आप याद रखिए, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो फेफड़ों में हवा नहीं जाती, आपकी ट्रेकिया, देखिए यहाँ पे भी हवा की कुछ मात्रा रहती है, इस पैसेज में हवा की मात्रा कुछ रहती है। तो ये जो हवा की मात्रा रहती है इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसको IRV से हम शो कर सकते हैं। तो ये भी आपकी 150 ml रहती है। अब बात आती है कि जो आपका ये फेफड़ा है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें 2-3 आपके डिजीज हैं वो मेनली देखे जाते हैं। एक तो अस्थमा की आपकी वो डिजीज देखने को मिल जाएगी, एक निमोनिया, ठीक है, निमोनिया बनता है, अस्थमा होता है, और आपका एक ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा BCG का भी वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह है, उसको इंटॉक्सिकेशन दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अस्थमा है और निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस TB, तो ये इसकी मेन डिजीज रहती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई। तो आई होप कि मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। देखिए ये आपकी नोज है, पूरी की पूरी ये नोज है। फिर इसके अंदर जो छेद बनते हैं, ठीक है, जो ये 2 नासिका द्वार, ठीक है, नासिका द्वार जो है इसको नोस्ट्रिल बोलते हैं, वेस्टिबुल भी, और इसको अलाई भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये आपकी कैविटी बनती है, ठीक है, ये आपकी नेजल कैविटी, और यहाँ पे ये है आपका फेरिनेक्स। फेरिनेक्स की लेंथ मैंने बता रखी है 12 से 14 सेंटीमीटर, और जो आपका नेजल से अटैच करता है उसको नेजोफेरिनेक्स, और जो आपका माउथ से अटैच करता है, जो आपकी माउथ की कैविटी रहती है, देखिए हम हवा का जो सांस लेते हैं वो हम हमारे मुंह से भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब अच्छा एक चीज और इसमें मैं बताना चाह रहा था आपको, देखिए कुछ एक जो आपकी हवा होती है ना, वो हवा काउंट नहीं की जाती। जैसे कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ, जो हवा बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, वो हवा काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है, वो आपकी हवा में रहती है। जब आप कफिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी कुछ हवा है वो बाहर निकलती है। जब आप चिल्लाते हैं तो उस टाइम पे भी आपकी हवा बाहर निकलती है। आप गाना गाते हैं, ठीक है, तो ये जो कंडीशंस होती हैं, इनमें जो आपका एयर का आपका जो फ्लो रहता है उसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका और फेरिनेक्स हो गया, और ये आपका लैरिंगोफेरिनेक्स। लैरिंगोफेरिनेक्स आपका रहेगा अटैच लैरिनेक्स से। और लैरिनेक्स की बात कर लेते हैं, तो लैरिनेक्स आपकी जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रहती है। इसी के अंदर आपका एपिग्लोटिस वॉल है, ये रहता है। एपिग्लोटिस वॉल का काम ये रहता है कि जो आपकी फूड पाइप है, उस फूड पाइप को ब्लॉक करने का काम करता है जब भी आप सांस लेते हैं। देखिए जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आप खाना नहीं खा सकते, मीन्स आप खाने की बाइट जो आपने ली है उस खाने को निगल नहीं सकते। और जब आप खाना निगल रहे होंगे तो आप कभी भी सांस है वो नहीं ले सकते, आप इनहेल या फिर एक्सहेल नहीं कर सकते। तो जो एपिग्लोटिस वॉल है वो एक टाइम पे एक ही आपकी विंड पाइप हो या फिर फूड पाइप हो, उसको अलाउ करता है वर्किंग करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की लंबाई होती है 10 से आपकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। और इसमें जो आपके सी टाइप के कार्टिलेज रहते हैं, ये आपके 16 से 20 छल्ले इसमें रहेंगे। सी टाइप के जो कार्टिलेज के जो रिंग्स बनते हैं वो 16 से 20 रहते हैं। इसके बाद में ब्रोंची, ब्रोंची या फिर ब्रोंकाई आप इसको बोल दीजिए। तो इसकी जो लेंथ है ये 4 से 5 सेंटीमीटर रहती है। और इसकी जो आपकी सब ब्रोंची बनेगी और इसकी जो ब्रोंचियोल बनती है, उनके नाम मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी जो आपका ये मेन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंडरी ये वाला पार्ट हो गया। और टेरिटरी, टेरिटरी में जो आपकी ये विंग्स जा रही हैं, ठीक है, जो मोटी मोटी इसमें विंग्स जाएगी, ये आपकी टेरिटरी। और इसके बाद में जो पतली पतली ये जो आपकी महीन महीन इसमें जो फाइबर से मैंने दिखा रखे हैं, ये आपके होते हैं आपके ब्रोंचियोल, ठीक है। ब्रोंचियोल, और ब्रोंचियोल के बाद में आपके होते हैं एल्वियोली,
ठीक है। एल्वियोली में आपकी जो गैस है वो स्टोर रहती है, और एल्वियोली में अगर आप स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक वगैरह, या फिर आप किसी डस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, या फिर धूल मिट्टी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आपके जो एल्वियोली है वो उनकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं रहती। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके एल्वियोली एयर सैक मैंने आपको बता दिया है। इसमें है नेक्स्ट आपका प्लूरा फ्लूइड, और ये आपका डायफ्राम रहता है। ठीक है, डायफ्राम, और जो आपकी रिब्स है, रिब्स के ऊपर आपकी इंटरकोस्टल मसल्स रहती है। देखिए एक और चीज बता दूं, जब भी हम रेस्टिंग कंडीशन में एयर ब्रीथिंग की बात करते हैं ना, जब मैं रेस्ट कंडीशन में सांस ले रहा हूं तो मेरा डायफ्राम काम करता है। ठीक है, मेरी इंटरकोस्टल मसल्स इतना काम नहीं करते, लेकिन जब वगैरह या फिर कोई हार्ड वर्क करता हूं जिसमें मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की, ज्यादा सप्लाई की जरूरत है, उस टाइम पे मेरे जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो कम करती है। आपने देखा भी होगा, आप जो नॉर्मल कंडीशन में जो रनिंग करता है, रनिंग करने वाले प्लेयर देखे होंगे, या फिर जो एथलीट देखे हैं, जो सांस लेते हैं तो उनकी जो चेस्ट की कैविटी है वो थोड़ी सी फूल जाती है, ऐसे होगी। ठीक है, जैसे अभी मैं कर रहा था तो ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि जो आपके लंग्स है ये राइट और लेफ्ट हैं। इसमें आपके जो राइट वाला लंग है इसमें 3 लोब होते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो ऊपर वाला आपका लोब रहेगा इसको सुपीरियर लोब, और जो आपका बीच वाला लोब है इसको मीडियल लोब कह देते हैं, और जो आपका लास्ट वाला लोब है, मींस डाउन साइड में जो आपका लोब है, इसको हम इंफीरियर लोब कह देते हैं। जो आपका लेफ्ट साइड का है इसमें 2 आपके लोब रहेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर। अब इसमें है आपकी प्लूरा कैविटी। जो प्लूरा कैविटी है, जो आपकी ये पूरी की पूरी लंग्स की कैविटी है, जहां पे आपका लंग्स सेफ रहता है, वो आपकी प्लूरा मेम्ब्रेन से कवर रहता है, और प्लूरा आपकी कैविटी बनाएगा, और इसी के अंदर आपका प्लूरा फ्लूइड रहता है। तो ये प्लूरा फ्लूइड करेगा क्या कि आपकी रिब्स के साथ में आपकी जो दूसरे पार्ट्स है, आपके जो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स है, उनके साथ में फ्रिक्शन होने से इसको रोकता है। ठीक है, अब ये हो गया है। अब इसमें बात आती थी, मैंने बता दिया था कि नेजल कैविटी है वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। नेजल सेप्ट, आपका जो नोज है, नोज के अंदर जो 2 आपके सुराख बनते हैं, जो 2 छेद बनते हैं, वो आपके नेजल सेप्टम से बनेंगे, और इसी के अंदर आपके बाल, जो बाल होते हैं हमारी नोज में, उसको सीलिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके स्मेल रिसेप्टर हैं वो आपके मौजूद रहते हैं नोज के अंदर, तो वो आपको स्मेल, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स है, यू कैन ऑब्जर्व दैट। और इसमें फ्रंटल साइनस और आपका स्फेनोइड साइनस, ये आपके 2 स्पेस रहते हैं। जब भी आप कफिंग करते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, या फिर आप फोर्सफुली इनहेल करने की कोशिश करते हैं, या फोर्सफुली एक्सेल करने की बात करते हैं, तो ये आपका थोड़ा सा हेल्प करता है। और आपको स्नीजिंग में भी आपकी थोड़ी सी हेल्प करता है। जब स्नीजिंग करते हैं तो एयर का थोड़ा सा, आप ये कह सकते हैं कि ये फ्लो करने में आपको, या फिर कोई भी चीज़ निकलते हैं तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। फिर इसमें कुछ साउंड्स आते हैं, उस साउंड्स के मैंने बारे में बता दिया कि स्टेथोस्कोप से डॉक्टर है वो चेक करता है। इट्स आई थिंक इट्स नॉट रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एक तो क्रैकल्स और एक इसमें रॉन्ची और वीज की जो साउंड है वो ज़्यादा इसमें आप देखने को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो आपके आसपास में ऐसे पर्सन है जिनको ये वीज की या फिर रॉन्ची की प्रॉब्लम रहती है, मीन्स जो कफिंग वगैरह जिनको ज़्यादा रहती है, तो उनमें ये ज़्यादा साउंड देखने को मिलेगी। फिर इसमें आपका सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 1500 माइल्स, ठीक है, 1500 माइल्स तक ये इसमें चला जाएगा। एल्वियोली है वो 600 मिलियन, 600 मिलियन तक आपके इसमें ये रहते हैं। चलिए, जल्दी से जल्दी अगर आप लाइव हैं तो अभी कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए। वायु कोष्ठक, चलिए वायु कोष्ठक, थैंक यू, आपने सही बता दिया, वायु कोष्ठक। एल्वियोली को वायु कोष्ठक बोलते हैं। चलिए, जैसे ही मैंने स्क्रीन ओपन किया आपका मैसेज मुझे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपके एल्वियोली है, वायु कोष्ठक है, तो वायु कोष्ठक आपके ये रहेंगे 600 मिलियन। ठीक है, सी टाइप के इसके अंदर ये कार्टिलेज रहेंगे, और 24 आवर्स में हम 15,000 लीटर तक ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो है कंडीशन में, रेस्टिंग रेट में अगर हम सांस की बात करें तो हम 16 से 18 पर मिनट लेते हैं। ठीक है, और अगर हार्ड वर्क करें तो ये 25 से 30% भी, 20 से 30% आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया था, ग्लूकोज का एटीपी जब आपका ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल टूटता है तो 35 to 38 एटीपी आपके प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रेस्टिंग रेट में आपके, अगर आपके पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन व्हेन द ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन, दो ओनली 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये मैंने इसमें रेस्पिरेशन का भी बता दिया था आपको, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में होगा क्या कि एल्वियोली के अंदर आपकी ऑक्सीजन आती है, और जो पल्मोनरी आर्टरीज और कैपिलरीज, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरीज आपकी वेन्स में आपका ब्लड फ्लो करती है, तो ऑक्सीजन आपकी बाहर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर
चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। फिर आपके टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी, सॉरी टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी या टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी, आपको याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी वो होती है जब हम नॉर्मल रेस्टिंग रेट में जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये आपके टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। वाइटल कैपेसिटी में है कि जब आप फोर्सफुली सांस को इनहेल एक्सेल करते हैं, तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी कहलाती है कि आप कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो आपने इनहेल किया, एक्सेल किया, और जो आपके अंदर एयर का प्रेशर रहता है, ठीक है, जो आपके फेफड़ों में हवा रहती है, वो टोटल कितना है, तो ये आपका 5.5 to 6 लीटर इसमें रहेगा। रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी वो होती है जब आप सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ दें, आपने पूरी सांस को बाहर निकालने की कोशिश की, उसके बाद में भी आपकी लंग्स की कैविटी में हवा का प्रेशर रहता है, तो वो आपका रहता है आपका 100 to 100 ml। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है कि जब आप सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ देते तो आपकी एयर जो है वो आपके लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंच में रहती है, तो ये आपका 150 ml तक रहता है। फिर इसमें इंस्पिरेटरी में रिजर्व वॉल्यूम जो रहती है ये भी आपकी 150 ml रहती है। अस्थमा, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस इज ए नॉर्मल डिजीज एंड यू कैन से इट्स अ वेरी हार्मफुल डिजीज फॉर our respiratory system. So if you want to just cure your respiratory system, so please avoid your smoking and also dust environment or this type of things. तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें हौसला मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए नई नई क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट सेशन में भी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।